हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 विद्युत। देखो बच्चों, विद्युत क्या होती है? विद्युत या इसे अपने विद्युत धारा भी कह सकते हैं। विद्युत जो होती है ये हमेशा एक बंद परिपथ में चलती है। और अगर अपने बात करें विद्युत की कि विद्युत होती क्या है, तो जो आवेश जो होते हैं, चार्ज जो होते हैं, उनकी जो प्रवाह की दर होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत या विद्युत धारा। देखिए देखते हैं, ये देखो, सबसे पहले अपने बात करते हैं विद्युत धारा एवं विद्युत परिपथ की। देखो बच्चों, विद्युत धारा क्या होती है कि विद्युत आवेश यानी कि Q, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। देखो बच्चों, दर का मतलब होता है कि प्रति सेकंड कितना काम हो रहा है, एक सेकंड के अंदर कितना काम हो रहा है, उसे हम कहते हैं दर। तो यहां देखो, आवेश के प्रवाह की दर यानी कि किसी एक स्थान से, जैसे कि मान लो बच्चों ये हमारे पास कोई परिपथ है और मैं यहाँ के इसके इस जगह की बात करूं, तो इस जगह में प्रति सेकंड कितना आवेश निकल रहा है, ये क्या कहलाएगा? अपनी विद्युत धारा कहलाएगा। यानी कि विद्युत धारा को बच्चों हमेशा अपने I से डिनोट करते हैं। तो यहाँ अगर मैं देखूं तो जो I है ये किसके बराबर है? आवेश के प्रवाह की दर। दर का मतलब होता है टाइम, प्रति सेकंड। तो यहाँ देखो, अगर इससे अपने डेफिनेशन, अपनी परिभाषा बनाना चाहें तो ये कैसे बनेगी? प्रति सेकंड जो आवेश प्रवाहित हो रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। अच्छा बच्चों, इस धारा का जो मात्रक जो होता है बच्चों, अगर अपने धारा के मात्रक की बात करें तो एक तो मात्रक होगा इसका बच्चों कूलाम पर सेकंड, क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कूलाम पर सेकंड, और इसी को बोला जाता है बच्चों एम्पियर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि धारा का मात्रक क्या है, तो धारा का मात्रक होगा बच्चों एम्पियर या कूलाम पर सेकंड। अब देखो बच्चों, विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, फिर भी यह एक अदिश राशि होती है। देखो बच्चों, हमारे पास दो प्रकार की राशियां होती हैं, एक तो होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। सदिश राशि वह राशि होती है जिसके अंदर धारा और परिमाण दोनों हों और साथ में वे सदिश के योग नियम का पालन करती हों, उन्हें हम क्या कहेंगे? सदिश राशियां। अब जब मैं बात करता हूं विद्युत धारा की, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कि बच्चों मान लो ये हमारे पास कोई एक परिपथ है और इस परिपथ के अंदर जब मैं कोई धारा प्रवाहित करता हूं तो यहां देख सकते हैं जो धारा की दिशा है वो A से B की तरफ है, यानी कि धारा के पास दिशा तो है और धारा का परिणाम भी होता है। तो ये क्या होनी चाहिए थी? सदिश राशि। पर बच्चों होता क्या है, ये सदिश के योग नियम का पालन नहीं करती, इसीलिए क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। यही बात यहाँ लिख रखी है, क्योंकि यह त्रिभुज के सदिश के योग नियम का पालन नहीं करते। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत विभव की। देखो बच्चों, विद्युत विभव क्या होता है? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है। देखो बच्चों, जैसे कि मान लो मेरे पास ये कोई पृष्ठ है और इसके ऊपर कोई भी एक विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है और यहाँ एक पॉइंट है B। तो किसी भी अनंत से एक बिंदु से जब मैं किसी आवेश को B तक लेके आऊंगा, देखो बच्चों कोई भी चीज जब चल रही है तो वो अपने आप नहीं चलती, उसको चलाने के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ता है। तो ये जो मेरा काम है, ये काम ही मेरा क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। यही बात यहां हमने लिख रखी है कि इसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जो काम किया जा रहा है उस काम को ही अपने क्या कहते हैं? विद्युत विभव। और विद्युत विभव को हम V से लिखते हैं, यानी कि जो हमारा V है ये किसके बराबर हो गया? कार्य। कार्य मतलब W, वर्क। कार्य को किसे प्रदर्शित करेंगे? अपने W से। अब हमें पता है कार्य का मात्रक होता है जूल, यानी कि विभव का मात्रक भी जो है वो हमारे पास क्या हो गया बच्चों? जूल हो गया, या इसे ही कहा जाता है वोल्ट। यही बात हमने लिख रखी है कि अनंत से एक बिंदु तक आने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत विभव। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति कूलाम, यानी कि यहाँ Q को एक पॉइंट से यहां तक लेके आया कुछ आवेश को, तो एकांक मतलब इसको मैंने एक कर दिया, तो एक करते ही मेरा V बराबर क्या आ गया था? W। तो ये आ गया जूल पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितना काम होता है वो अपना क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। इसे वोल्ट कहते हैं और विद्युत विभव भी एक क्या है? अदिश राशि है। वहीं बच्चों अगर अपने बात करें विभवांतर की,
जैसे अपने विभव के अंदर हमने क्या किया था, एक जो पॉइंट था उसे अनंत से किसी एक बिंदु तक लेके आए थे, और यहाँ हम क्या करेंगे, इसी के अंदर हमने 2 पॉइंट मान लिए, जैसे कि ये कोई पॉइंट A है और ये कोई पॉइंट B है, तो किसी Q आवेश को A से B तक ले जाने में जो काम किया जाएगा, यानी कि VA माइनस VB, ये होता है अपना W बटा Q के। तो बच्चों देखो, विभवांतर और विभव में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। विभव में हमारे पास ये पहला पॉइंट नहीं था, तो हम उसको अनंत से लेके आ रहे थे, और जब भी किसी बिंदु को अनंत से लेके आते हैं तो उसका जो विभव होता है वो 0 मान लिया जाता है। तो यहाँ भी विभव की परिभाषा स्पष्ट हो रही है, क्लियर हो रही है हमारी। तो विभव और विभवांतर में ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो ये देखो, एक कूलाम विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु यानी कि कुछ A मान लिया मैंने, से दूसरे बिंदु यानी कि कुछ B तक ले जाने में किए गए कार्य को उस बिंदुओं के मध्य क्या कहते हैं, हम विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर का मात्रक भी विभव की तरह क्या होता है, वोल्ट ही होता है, क्योंकि बच्चों विभव और विभवांतर में कोई फर्क होता ही नहीं है। 2 बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो V बराबर, ये हमने पहले ही बता दिया, क्या होगा, W बटा Q। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों ओम के नियम की, ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है बच्चों, कि जब आप नियत ताप पर यानी कि किसी चालक का ताप नियत रखते हैं, यानी कि वहाँ के वातावरण के तापमान को परिवर्तित नहीं करते, जब आपने चालक और उसके ताप को नियत कर दिया, तो बच्चों ना तो आप उसकी लंबाई को बढ़ा रहे हैं, ना उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं, और ना उसके तापमान को बढ़ा रहे हैं, तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी कि I, विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी कि I जो है, विद्युत धारा जो है वो किसके समानुपाती होगी, उसके विभवांतर के समानुपाती होगी। यानी कि आप विभवांतर का मान बढ़ाओगे तो उसमें विद्युत धारा का मान अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पर ये कब होगा, जब आप ताप को क्या रखो, स्थिर रखो। तो यहां से हमारा I समानुपाती क्या आ गया, V। और जब भी हम समानुपाती का निशान हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट, एक नियतांक की आवश्यकता होती है। तो यहां मैंने निशान हटाकर एक नियतांक लिखा, और इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। देखो बच्चों, प्रतिरोध क्या होता है, रास्ते में आने वाली रुकावटों को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध। जैसे कि मान लो आप सड़क पर चल रहे हो, तो हम जब सड़क पर चलते हैं तो बीच में स्पीड ब्रेकर आते हैं, तो वो हमारी गति को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, कम कर रहा है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, प्रतिरोध। और अब मैं विद्युत की बात कर रहा हूं, यानी कि आवेश के प्रवाह के बीच में जो प्रतिरोध आते हैं, जो रुकावटें आती हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो यही बात हमने लिख रखी है बच्चों, कि किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित आवेश का विरोध करता है, यानी कि उसका रास्ता रोकता है, या उसकी जो स्पीड है, उसकी चाल जो है, उसको कम करता है, तो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। तो यहां देखो बच्चों, हमने पढ़ा I बराबर R बटा V है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो मेरा R जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, I बटा V के, क्योंकि बराबर के निशान के इस तरफ अगर कोई चीज गुणा में है और दूसरी तरफ अपने लेके आएंगे तो वो किस में आ जाएगी, भाग में। तो R बराबर किसके आ गया, यहाँ पे हमारा R बराबर आ गया I बटा V के। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये देखो प्रतिरोधकता। एक तो होता है बच्चों प्रतिरोध, और एक होती है प्रतिरोधकता। जो प्रतिरोध होता है बच्चों, वो लंबाई के समानुपाती होता है। यानी कि मान लो अगर आप किसी एक तत्व के अलग अलग लंबाई के 2 तार लें, तो दोनों का प्रतिरोध क्या होगा, अलग अलग। जो तार, जैसे मान लो मैंने 2 तार ली, ये है तार A, एक चालक तार A, और ये है एक चालक तार B। दोनों एक ही तत्व से बनी है, मैंने मान लिया एल्यूमिनियम से बनी है, दोनों एक ही तत्व से बनी हुई है। तो अब इन दोनों तार के अंदर जिसकी लंबाई ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। ऐसे ही बच्चों प्रतिरोध जो होता है उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये देखो बच्चों, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे मान लो बच्चों ये मेरे पास कोई एक वायर है, जब मैं वायर को आगे से काट देता हूं तो उसका जो सामने का जो हिस्सा दिखाई देता है ना, ये वाला जो हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा होता है।
बच्चों ये जो होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अपनी जो वायर है जितनी बड़ी होगी उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम। क्योंकि देखो बच्चों, जब एक बड़ी वायर मैं लूंगा, जैसे मान लो बच्चों मेरे पास ये वायर है, तो यहाँ आवेश को चलने के लिए ज़्यादा स्थान मिलेगा, ज़्यादा जगह मिलेगी, और जब ज़्यादा स्थान या ज़्यादा जगह मिलेगी तो वो अच्छे से चल पाएगा। जैसे कि एक तो बच्चों अपने जैसे सड़कों पे चलते हैं अपने, एक तो होती है सिंगल लाइन, छोटी सी सड़क होती है, एक होती है 4 लाइन। तो उस ज़्यादा चलना आसान किस पे है, सिंगल लाइन पे या 4 लाइन पे? साफ सी बात है, हम स्पष्ट कहेंगे कि 4 लाइन पे चलना क्या है, आसान है। यानी कि बड़ी चीज पे चलना क्या है, आसान है। आसान है मतलब प्रतिरोध कम आ रहे हैं। तो ये देखो यहां से मैं कह सकता हूं कि ये इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा। इन दोनों को मैंने एक साथ लिखा, तो एक साथ लिखने से मेरे को R जो है वो समानुपाती आ गया L/A के। और अभी अभी मैंने बताया था आपको, जब भी अपने समानुपाती का निशान हटाते हैं तो हमारे पास एक क्या आता है, नियतांक आता है। तो यहाँ ये जो रो है, रो हमारा क्या है, एक नियतांक है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। तो ये देखो बच्चों, कि किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। परिशुद्ध माप यह दर्शाते हैं कि किसी धातु के समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। और ये हमारा क्या होता है, रो, और इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन का मतलब जोड़ना। तो प्रतिरोधों को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं। एक तो हमारे पास ये तरीका होता है कि पहले का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे के पहले सिरे से, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से, तीसरे का दूसरा सिरा चौथे के पहले सिरे से। जब मैं ऐसे प्रतिरोधों का संयोजन करता हूं तो इसे हम बोलते हैं बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन। और एक होता है समानांतर क्रम, या इसी को बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। यहां देखो क्या होता है बच्चों, कि यहां सभी के पहले जो हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं और सभी के दूसरे जो हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर सभी के पहले एक साथ और दूसरे एक साथ जुड़े हों तो वो होता है समानांतर क्रम। इसे मैं ऐसे भी बना सकता था। ये देखो बच्चों, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी 3 प्रतिरोध हैं, ये प्रतिरोध का निशान होता है बच्चों। तो यहां आप देख सकते हो बच्चों, मैंने तीनों के पहले सिरे को एक साथ जोड़ा है और इनके दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ा है। तो ये हमारा क्या हो गया, समानांतर क्रम। जब मैंने ऐसे बहुत सारे प्रतिरोध जोड़ दिए और मैं आपसे पूछूं कि इन सबको जोड़ के एक जो प्रतिरोध बन रहा है, कुल प्रतिरोध जो बन रहा है वो कितना बनेगा, तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है वो सबके योग के बराबर होता है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R1, ऐसे कितने भी लिखते जाओ आप सबको सीधा सीधा जोड़ देंगे। वो तो होता है श्रेणी क्रम। ऐसे ही जब मैं समानांतर क्रम संयोजन की बात करता हूं तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस जितने भी आप जोड़ते हो लगातार उन्हें जोड़ते चलेंगे। तो ये थे बच्चे हमारे पास 2 संयोजन। कौन कौन से, श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। देखो बच्चों होता क्या है, आपने महसूस किया होगा, जैसे कि मान लो आप किसी बेरी से बेर तोड़ रहे हैं। जब आप उस बेरी को हिलाते हो तो कई बार क्या ऊपर पहले से अटका हुआ पत्थर ऊपर से नीचे आके गिर जाता है। अगर मान लो वो पत्थर आपके ऊपर गिरा तो फिर क्या होगा, चोट लगेगी। वहीं एक पत्थर मैं आपको धीरे से जाके आपके सर के ऊपर रख दूं तो क्या चोट लगेगी, नहीं। तो पत्थर तो वही था। अब ऐसा क्या हुआ कि इसी पत्थर ने एक स्थिति में आपको चोट पहुंचाई और एक स्थिति में चोट नहीं पहुंचाई। तो बच्चों ये होती है गतिज ऊर्जा। जब कोई वस्तु गति करती है तो उसकी गति के कारण उसमें एक ऊर्जा आ जाती है और इस ऊर्जा को बोलते हैं गतिज ऊर्जा। हमें पता है हम ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं और ना खत्म कर सकते हैं, यानी कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यहां जो उनके चलने के कारण, उनकी गति के कारण जो ऊर्जा आई थी, उस पत्थर की गति के कारण उस पत्थर के बाद जो ऊर्जा आई वो जैसे ही रुका
हमारे सर में लगा, रुकते ही उसने अपनी सारी गतिज ऊर्जा हमारे सर को दे दी और हमारा सर अचानक उस गति को रोक नहीं पाता और हमें चोट पहुंच जाती है। ऐसे ही जब मैं धारा की बात करता हूं तो हमें पता है धारा के अंदर आवेश प्रवाहित होते हैं। जब आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो बीच में प्रतिरोध भी आ रहे हैं। अब प्रतिरोध के कारण उसकी चाल जो है, उसकी गति जो है वो कम होती जा रही है, यानी कि उसकी जो गतिज ऊर्जा है उसमें कमी आ रही है। हमें पता है बच्चों, ऊर्जा को न तो खत्म किया जा सकता है और न बनाया जा सकता है, यानी कि ये गतिज ऊर्जा किसी अन्य रूप में बदल रही है। इसे ही बोलते हैं बच्चों धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जैसे कि अपने प्रेस यूज करते हैं घर पे, जैसे ही हम उसको प्लग में लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उस प्रेस के अंदर लगा होता है बच्चों नाइक्रोम की धातु। ये जो नाइक्रोम की धातु होती है इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। ये अपने अंदर से जितना भी विद्युत आवेश प्रवाहित होता है उसको रोक देता है, यानी कि आवेशों की गतिज ऊर्जा को जीरो कर देता है। और जैसे ही ऊर्जा गतिज ऊर्जा जीरो हुई तो ये हमें ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में मिलती है और हमारा प्रेस क्या हो जाता है, गर्म। इसी का उपयोग करते हैं अपने ओवन के अंदर, इसी का उपयोग करते हैं अपने हीटर के अंदर। तो इन सभी युक्तियों में हम इसी ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करते हैं। चलो बच्चों देखते हैं ऊष्मीय प्रभाव होता क्या है। किसी चालक अथवा परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसे गर्म कर देती है। अभी मैंने बताया गर्म क्यों कर देती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा जीरो होगी, ऊर्जा खत्म नहीं कर सकते, मतलब ये गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यदि चालक का प्रतिरोध R हो तो T समय तक धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न जो ऊर्जा वो होती है H बराबर I² RT। बच्चों यहाँ ये जो H जो होता है ना, ये वही है किया गया कार्य, यानी कि ये W बराबर I² RT भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बच्चों जो काम किया है वही तो मुझे मिला है ना हीट के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत सामर्थ्य या इसी को बोलते हैं बच्चों विद्युत शक्ति, पावर। देखो बच्चों पावर क्या होती है, शक्ति क्या होती है, इसे देखते हैं अपने। जैसे मान लो बच्चों मेरे पास एक 10 किलो का बैग है और किसी अन्य व्यक्ति के पास उतने ही किलो का एक और बैग है, 10 किलो का ही एक और बैग है, और हम दोनों को बोला गया कि इस बैग को किसी एक निश्चित स्थान तक पहुंचाना है। मैंने उस बैग को उस निश्चित स्थान तक पहुंचाने में आधे घंटे का समय लिया और उस व्यक्ति ने 10 मिनट का समय लिया, तो हम दोनों में से काम किसने ज्यादा किया? तो सर काम तो हम दोनों ने बराबर ही किया है, क्योंकि उस व्यक्ति ने भी उस बैग को वहां पहुंचाया है और मैंने भी वहां पहुंचाया है, पर उसने जल्दी पहुंचाया है, मैंने लेट पहुंचाया, यानी कि उसकी शक्ति मेरे से क्या थी, ज्यादा थी। तो जो बच्चों शक्ति जो होती है ना वो होती है कार्य करने की दर, यानी कि कार्य कितना जल्दी हो रहा है वो उस व्यक्ति की या उस जगह की चीज की क्या कहलाती है, शक्ति। और मैंने अभी अभी बताया आपको ये W जो है H के बराबर था, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं H बटा T, और H जो होता है इसकी वैल्यू मैं आपको पीछे बता चुका हूं I² RT। तो यहाँ पे H की जगह मैंने I² RT बटा T किया, तो T से T कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरे पास P जो है मेरा शक्ति जो है वो किसके बराबर आ गई, I² R के बराबर आ गई। इससे पहले हमने ओम के नियम में पढ़ा था बच्चों कि V बराबर होता है IR, V किसके बराबर होता है, IR। तो इसे अगर मैं ऐसे लिखूं I गुणा IR, तो इस IR की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, V, यानी कि मेरी जो शक्ति होती है वो किसके बराबर आ गई, V गुणा I के बराबर आ गई। ये देखो बच्चों किसी परिपथ द्वारा एकांक समय में प्रयुक्त ऊर्जा, यानी कि ये प्रयुक्त ऊर्जा उस परिपथ की क्या कहलाती है, शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है। आगे चलते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मापन, इसका मतलब होता है बच्चों जो हम ऊर्जा का यूज करते हैं। आपने देखा होगा बच्चों हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है उसमें यूनिट पर चार्ज करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे घर का बिल आया 500 यूनिट, तो वो 500 यूनिट ये क्या एक व्यावसायिक मात्रक है, यूनिट। अब बात करते हैं कि ये यूनिट होता क्या है। बच्चों ये जो यूनिट होता है ये होता है किलोवाट इंटू घंटा, 1 किलोवाट घंटा, यानी कि आपने 1 किलो वाट मतलब शक्ति, शक्ति का जो मात्रक होता है बच्चों वो वाट होता है, यानी कि आपने 1 किलो शक्ति का कितने घंटे उपयोग किया है वो आपकी क्या कहलाती है, जो ऊर्जा आपने यूज की उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट। यानी कि ये किसके बराबर आ गया, 1 यूनिट के बराबर आ गया।
तो ये था बच्चों हमारा विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मापन। इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे हमारे अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।